ये है रचनाकार भारत भूषण आर्य जी। इनका जन्म 15 सितंबर 1956 को दिल्ली की पावन धरती पर हुआ था। इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी एवं इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री वीरेंद्र कुमार आर्य जी है। भारत भूषण आर्य जी की अब तक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही कई पुस्तकों और उल्लेखनीय रचनाओं का संपादन भी कर चुके हैं। सरल स्वभाव और जमीन से जुड़े श्री आर्य जी शब्दों के धनी हैं। राष्ट्रीय स्तर की अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का नियमित प्रकाशन होता रहा है। द हिलरी टाइम्स के अलावा इनका साक्षात्कार, परिचर्चा व रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली, उदयपुर, जोधपुर केंद्रों से तथा दिल्ली दूरदर्शन व लोकसभा टीवी पर भी हो चुका है। एयर इंडिया के वाणिज्य विभाग से सेवानिवृत्त भारत भूषण आर्य जी अपनी लेखनी के माध्यम से सभी आयु वर्ग के दिलों में बसते हैं। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एक ऐसे शायर, कवि और साहित्यकार जिनके अल्फाज समय से आंख मिलाते हैं। ये भारत देश के भूषण भी हैं और इनमें आर्यता भी है। तो दोस्तों, उनकी लिखी कविताएं सिर्फ शब्द नहीं, एक एहसास हैं जो दिल को छू जाती हैं। उनकी 7th हिंदी पोएट्री बुक, जी हाँ, आपने सही सुना, 7वीं किताब, जिसका नाम है मिला काल से आंख, हाल ही में प्रकाशित हुई है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। अगर आप भी एक बार पढ़ें तो आपको जरूर पसंद आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं, श्योर है, डेड श्योर है। तो दोस्तों, टुडे वी विल टॉक टू हिम अबाउट हिज जर्नी, हिज थॉट्स एंड द इमोशंस हिडन बिहाइंड द पोम्स। तो फिर देर किस बात की, स्वागत करते हैं और सीधे बात करते हैं भारत भूषण आर्या जी से। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जी नमस्ते नमस्ते आशीष जी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रेस्टिजियस चैनल पे मेरे को आमंत्रित करा बोलने के लिए, कुछ अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सर, हम आम आदमी थोड़ा आजकल ना हिंदी प्रॉपर बोल पा रहे हैं ना इंग्लिश प्रॉपर बोल पा रहे हैं। कुछ मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, प्योरिटी कहीं ना कहीं डाउट में, अंडर अंडर द स्कैनर है। तो आपका जो, एक तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, जी, एक्सेप्ट करिए हमारे कॉन्ग्रेचुलेशन को भी बहुत बहुत 7वीं बहुत बुक बहुत के शुक्रिया, लिए। बहुत आभार, हार्दिक आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके जो किताब का नाम है मिला काल से आंख, तो हम जैसे साधारण लोग तो ये समझते हैं काल का मतलब यमराज। हम ऐसा कई बार कहते हैं काल के देवता, काल का मतलब समय भी समझते हैं। तो आपने जो ये किताब का टाइटल रखा है, तो आप खुद ही बताइए कि ये काल किस काल की ओर इशारा करता है। नहीं, बहुत ही आपका उम्दा क्वेश्चन है आशीष जी। दरअसल आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। काल के कई मायने हैं, लेकिन जो मैंने इसका शीर्षक रखा मिला काल से आंख, उसका तात्पर्य यही था कि जो जो हमारा समय है, इस समय का जो समय है, मैं उससे कुछ बात कर पाऊँ, उसको अपनी खुली आंखों से देख पाऊँ और समाज को बता पाऊँ कि जो इस समय जो समाज के अंदर चल रहा है, चाहे हमारे अंदर रिश्तों में टकराहट है, चाहे हमारे रिश्तों में कड़वाहट है, या हम घर में रह के भी हमारे को अपना घर घर नहीं लगता, या जो विसंगतियां हैं, विद्रुपता है, या और जो हम देख रहे हैं, टूटन देख रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात कर पाऊं और खुली आंखों से बात कर पाऊं। उसके अंदर कोई लाग लपेट या कुछ बात ना हो, जैसा दिखाई दे रहा है साफ दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे मेरा मकसद खाली ये नहीं है मैं उनको उजागर करूं। उसमें मैंने इस किताब का सोल्यूशन भी दिया है कि भाई, ये ठीक है, विसंगतियां अपनी जगह हैं, विद्रुपताएं अपनी जगह है, टूटन अपनी जगह है, सब रिश्तों में टकराट अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इनसे आगे बढ़ना है। इनको इन, 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 इनसे हम कैसे इनको सामना करते हुए हम अपना को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका शीर्षक रखा मिला काल से आंख। सर, आपने कहा समय से आंख मिलाने की बात। आजकल जो समय है सोशल मीडिया का है, और सभी को पता है सोशल मीडिया के जो किंग हैं वो हमारे आजकल के बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। जी तो आपके आने से पहले हमने आपका एक प्रोमो चलाया था। जी तो प्रोमो में एक स्कूल के ही बच्चे ने एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा है।
जी तो बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है, इनका नाम है अवश्य कुमार जी और ये हैं लखनऊ से। जी और इनका प्रश्न ये है कि आजकल हम्म आजकल हम एक पन्ना लिख नहीं पाते। कई बार टीचर्स हमें कुछ लिखने को देते हैं तो बहुत आलस आती है, और खास करके हिंदी में। तो जी। आप सर से पूछिए कि उन्होंने एक के बाद एक 7 किताबें कैसे लिख डाली। और एक क्वेश्चन आपके साथ ये भी है, जी एक ये भी आपको जवाब देना है, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से है कि जब आपने पहली बार किताब लिखी, और ये 7वीं किताब है मिला काल से आंख, तो जी। पहली से 7वीं तक आते आते क्या आपके लिखने के अंदाज में, सोचने के अंदाज में, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के अंदाज में कोई बदलाव महसूस करते हैं? दोनों ही प्रश्न बड़े अच्छे हैं। तो पहले मैं उस बच्चे के प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, है ना। तो भाई, तो आप नहीं लिख पा रहे तो मत लिखिए। कोई लिखना जरूरी नहीं होता है ना। लेकिन ये तो खैर एक मजाक वाली बात हुई है। लेकिन अगर आप सीरियस नोट के ऊपर लिखना चाहते हैं, हिंदी के अंदर लिखना चाहते हैं, तो आप लिखिएगा। कोई भी भाषा कोई मुश्किल भाषा नहीं होती, बस थोड़ा सा एक प्रयास करने की वाली बात होती है। हम लोग एक मानसिकता बनाकर बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने हिंदी में नहीं लिखना, हमने अंग्रेजी के अंदर लिखना है ना। तो आप अंग्रेजी भी सीखिए। अंग्रेजी भी आज के वक्त में उतनी ही जरूरी है जितनी हम हिंदी तो खैर है ही है, हिंदी हमारी भाषा है। तो आप हिंदी में लिखिए, और बड़े गर्व के साथ कहिए, मैंने हिंदी के अंदर एक पेज लिखा है। आप आज एक लाइन स्टार्ट कीजिए, एक पंक्ति स्टार्ट कीजिए लिखना, हिंदी के अंदर लिखिएगा। आप कल देखेंगे आप 2 पंक्ति लिख पा रहे हैं, कल 3 पंक्ति लिख पा रहे हैं, 4 पंक्ति लिख पा रहे हैं। आप आहिस्ते आहिस्ते करेंगे तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि आपने एक पेज लिख लिया, फिर 2 पेज लिख लिया। और एक चीज और, आप किताबों को, छोटी 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 किताबों को पढ़ना चालू कीजिए। अ, छोटी कहानियां हैं। भले आप दादी माँ के पास, आजकल दादी माँ थे, बाबा थे, कोई दादू से कोई किस्से नहीं सुनता, उनके पास बैठिए, उनसे बातें सुनिए, तब आपको इंटरेस्ट आएगा लिखने के अंदर, कहने के अंदर। और खुद ब खुद हिंदी आपकी निकलती चली जाएगी आपकी जबान से। और आप एक क्या, आप फिर बाद में मुझे बताएंगे कि सर देखिए मैंने 50 पन्ने लिख लिए हिंदी के। तो आप पढ़िएगा और लिखिएगा। और नहीं लिख पा रहे तो ये भी बहुत अच्छा काम है, ना लिखना भी अपने आप में कला है ना। तो एक तो ये बात है। और जो दूसरा आपका प्रश्न है, ये बात बहुत सही है। आपने, जब से मैंने लिखना चालू करा आज तक जो लिख रहा हूँ, उसके अंदर हर दिन, हर पल परिवर्तन तो आता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ, हो सकता है इस समय मेरा विचार कुछ हो, लेकिन 10 मिनट के बाद हो सकता है वही विचार बदल जाए। उसके बाद में मैं दूसरे ढंग से सोचना चालू करूँ। मेरी जो प्रथम पुस्तक आई थी भरत ससई, जो दोहों के ऊपर थी, वो 2000 के अंदर आई थी। आज 25 साल हो गए यानी, लेकिन वो 2000 में प्रकाशित हुई थी। उससे पहले 8-10 साल तो मैंने उसको लिखने में लगाए होंगे। तो करीब करीब मतलब 14-15 से मैंने उसको लिखना चालू किया। तो आज की सोच में, उस समय की सोच में और आज की सोच में थोड़ा फर्क तो आया है। लेकिन मैं आज भी देखता हूँ कि जो उस समय मैंने लिखी थी, दोहे लिखे थे, आज भी प्रासंगिक है। तो दोस्तों, अगर आप ये लिखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कि कैसे लिखें, और इसके लिए अगर आप कोई टीचर रखते तो आप उसको फीस देते। तो देखिए भारत जी ने किस आसानी से, किस सरलता से आपको वो तरीका बता दिया। तो इनकी फीस यही है कि आप इस इंटरव्यू को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को हिंदी के बारे में, हिंदी के जो कठिन शब्द हैं, जो आजकल हम फैमिलियर नहीं हैं, वो भी इस इंटरव्यू से आपको सीखने का मौका मिलेगा। और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, खास करके उन व्यूअर्स को जो थोड़ी देर वीडियो देखते हैं और स्किप कर जाते हैं। ये वीडियो आप बिगिनिंग से एंड तक देखिए। हम भारत भूषण आर्या जी से जुड़े 3 प्रश्न आपसे पूछेंगे, जो जिनका उत्तर इसी एपिसोड में आपको मिलेगा। अगर आप उन प्रश्नों का सही जवाब देते हैं, वो जवाब आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं। तो हम पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हम द हिलरी टाइम्स के तरफ से आपको देखें। तो स्किप मत करिए, इस सेशन को बिगिनिंग से एंड तक देखिए। मैं विभाराज वैभवी, अध्यक्ष हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट। मेरा नाम रचित है और मैं आपके साथ सिडनी से जुड़ रहा हूँ। मैं राजीव, चंडीगढ़ से। मिला काल से आंख। ये पुस्तक बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सुंदर है। इसमें समसामयिक विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ दिखाई गई ये है। किताब मेरे मापदंड पे बहुत बहुत सही उतरती है। अगर मैं इस किताब की बात करूं पुरानी किताबों के साथ साथ, तो
इनकी भाषा में एक लय है, एक प्रवाह है। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कुंडलियों को छंद में बांधा है। भारत भूषण जी को बहुत बहुत बधाई इस नई पुस्तक के लिए। बहुत ही सुंदर कुंडलियाँ लिखी हैं इन्होंने। आप इनको बखूबी जानते हैं। प्रख्यात दोहाकार के रूप में इनकी बहुत सारी सत्सई आ चुकी हैं। मेरे जीवन में भी बहुत ही मेरे पसंदीदा शायर हैं जो दोहा भी बहुत उम्दा लिखते हैं। जी हाँ, मैं श्री भारत भूषण आर्य जी की बात कर रही हूँ। बहुत ही मज़ा आया इस किताब को पढ़ने के बाद में। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो भारत जी ने हर विषय पे अपनी लेखनी चलाई है, हर विषय को इन्होंने छुआ है, चाहे वो आज की विसंगतियां हैं या पॉलिटिकल सिस्टम है या जो हम आम जीवन में देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर रचना है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी इसको पढ़ेंगे, इसका स्वाद लेंगे। और हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जीवन में कुछ नेक कार्य करे, कुछ अलग करे। श्री भारत भूषण आर्य जी ने भी इस कुंडलिया छंद के माध्यम से एक अनोखा प्रयास किया है जो बहुत ही काबिल तारीफ है। इस पुस्तक के लिए मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। तो मैं इस किताब की अब तक 2 रीडिंग कर चुका हूं और तीसरी रीडिंग ड्यू है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप अपने संग्रह में एकत्रित करके इसको रखना चाहेंगे। तो आप किताब पढ़िए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए अच्छे साहित्य का। धन्यवाद। सर, आप शायर भी हैं जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, तो इस मौके पर कोई ऐसी शायरी जो आपको पसंद हो और खास करके युवा वर्ग के दिलों को टच करे, अगर आप सुना दें तो मजा आ जाए। कि कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो और खुद का जीना मुहाल करते हो, कि तुम भी ये क्या कमाल करते हो और खुद का जीना मुहाल करते हो, और इश्क क्या है सिवा खुदा के, और इश्क पर ही सवाल करते हो, और इश्क पर ही सवाल करते हो, तुम भी ये क्या कमाल करते हो। आपकी शायरी से जुड़ा एक प्रश्न भी मेरे मन में आ रहा है। जी सर, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो जी आप जैसे कवियों को पढ़ता था, तो एक क्वेश्चन तब भी और आज भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बहुत परेशान करता है कि एक तो कविता के शब्द वैसे ही मुश्किल होते हैं गद्य के कंपैरिजन में, और उसके बाद आता है कि टीचर कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। जी तो आज हमारे सामने कवि खुद बैठे हुए हैं, जी तो कवि से हम सीधे पूछ लेते हैं कि मिला काल से आंख, ये जो कविताओं का संग्रह है, तो जी। आप सरल भाषा में आम आदमी के लिए समझाइए कि कवि क्या कहना चाहते हैं। नहीं, देखिए आशीष जी, उसके अंदर बात है जो हम स्कूल में पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। जो कविता है ना उसके जैसे अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, और हम जब स्कूल में अंदर पढ़ते थे तो बोलते कि सब प्रसंग उसकी व्याख्या कीजिएगा, है ना। तो उसका अर्थ ये होता था कि उसका डिक्शनरी मीनिंग तो कुछ और होता है ना, डिक्शनरी शब्दार्थ उसके दूसरे होते हैं, लेकिन उसका अर्थ कहीं और निकलता है जिसको हम व्यंजना बोलते हैं, है ना। तो इसलिए उसको कि कवि वो कहना क्या चाहता है, ऊपरी ऊपरी तौर पे तो ऐसा लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मिला काल से आंख, तो काल में समय भी है, लेकिन यहाँ खाली काल समय नहीं है, काल एक एक व्यापक शब्द है जो अपने आप में बहुत चीजें समेटे हुए है। तो यही यही अर्थ होता है कि हमको अगर किसी उसका कविता का मर्म पकड़ना है, या हमको कविता के भीतर जाना पड़ रहा है, तो हमको परत दर परत उसको खोलना पड़ेगा, उसके भाव को, कि कवि असल के अंदर कहना क्या चाहता है। इसके अंदर इसके अंदर समाज भी है, इसमें देश भी है, इसमें गांव भी है, इसमें रिश्ते भी हैं, इसमें परिवार भी है, इसमें राष्ट्र भी है, इसके अंदर राजनीतिक भी है ना। तो आप उनको पढ़िएगा, आप उनको पढ़ने के बाद खुद समझ में आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो जैसे मैं आप अगर आपको आप कहें तो मैं आपको एक कुंडलियां सुनाता हूँ, है ना। खुद शायद आपको उसका मतलब खुद ब खुद समझ में आएगा। जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? जैसे एक कुंडलिया छंद है, जैसे कि सागर में नदियां मिली और मिला प्रेम का तीर, तीर मने किनारा, है ना। नदी जाकर सागर में मिल जाती है, तो अल्टीमेट नदी का जो उद्देश्य जाकर सागर में मिलना है। तो सागर में नदियां मिली, मिला प्रेम का तीर, और प्रीत सुहागिन हो गई, मिला नीर में नीर। तो मिला नीर में नीर, कहाँ फिर कोई अंतर। जब पानी में पानी मिल गया तो क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, चाहे आप गंगा का पानी ला रहे हैं, चाहे आप जमुना का पानी ला रहे हैं। तो मिला नीर में नीर, कहाँ फिर कोई अंतर, और दो तन दो मन एक, एक फिर धरती अंबर, और कह भूषण कवि आर्य, प्रेम के ढाई आखर, जिसने साधे पार
पार वह सातों सागर। तो यहाँ ढाई आकर प्रेम का मतलब लौकिक प्रेम से नहीं है, या ढाई आकर प्रेम से मतलब अलौकिक प्रेम से है, उस ईश्वर के प्रेम से जो उसमें डूब गया, उसने ईश्वर को पा लिया। यानी फिर चाहे ईश्वर उसमें डूब जाए या वह ईश्वर में डूब जाए, एक ही बात है, दोनों का एक एकाकार होने से मतलब है। तो दोस्तों, वैसे तो भारत जी से हम ये पूछ लेते हैं कि ये किताब अभी कहाँ अवेलेबल है। हमारे जो आम दोस्त हैं, कॉमन मैन हैं, वो कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, बुक को आप देख रहे हैं। तो सर, आप स्वयं यहाँ मौजूद हैं, तो एक बार आप भी बता दीजिए कि ये बुक की कीमत क्या होगी, ये कहाँ पर अवेलेबल है, और अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में नहीं है, कहीं बाहर है, गांव में बैठा हुआ है, तो उसे कैसे अपने पास मंगा सकता है। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 9871096526। वो डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको उपलब्धता करा दूंगा किताब की, क्योंकि ये किताब अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह पर आई नहीं है, और इसकी जो कीमत है वो 450 रुपये है, 450 रुपये है इसकी कीमत है। तो सर, कोई एक और ऐसी शायरी जो आपके दिल के करीब हो, एक और आप सुना दें। और एक बात और बताइए आम आदमी के लिए कि कुंडली क्या होती है। कुंडली, कविता, छंद में क्या अंतर होता है। हाँ, ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके लिए जानने के लिए। असल में कुंडलिया एक लौकिक छंद है ना, लोक लोक छंद है ये दो छंदों के संयोग से या दो छंदों के मिलने से बनता है। तो एक तो उसमें दोहा छंद होता है, दूसरा रोला छंद होता है। तो दोहा छंद और रोला छंद को जब हम मिला लेते हैं, तो उन दोनों छंदों के संयोग से जो छंद बनता है उसको हम कुंडलिया छंद बोलते हैं। तो छंद के इस कुंडलिया छंद के अंदर छह पंक्तियां होती हैं। शुरू की दो पंक्तियां दोहे की होती हैं, और अंतिम जो चार पंक्तियां होती हैं वो रोला की होती हैं। जैसे, पानी हूं या आग हूं, तुम ही रखो हिसाब। ये दोहे की पहली पंक्ति है कि पानी हूं या आग हूं, तुम ही रखो हिसाब, और जैसा भी हूं सामने, मैं तो खुली किताब। तो ये दोहा पूरा हो गया कि जैसा भी हूं सामने, मैं तो खुली किताब। अब ये मैं तो खुली किताब, ये दोहे का चौथा चरण है ना। तो अब यहीं से रोला शुरू होगा कि, और वहीं से फिर बात आगे एक जाएगी कि मैं तो खुली किताब, तुम्हारी है अब मर्जी। कि मैं तो खुली किताब, तुम्हारी है अब मर्जी, करो अर्ज स्वीकार, कि फेंको मेरी अर्जी, कह भूषण कवि आर्य। ये कुंडलिया छंद की पांचवी पंक्ति का पहला चरण है, वहां मैंने अपना नाम का इस्तेमाल करा कि कह भूषण कवि आर्य, लिखी है एक कहानी, जिसमें है कुछ आग, कहीं है बहता पानी। तो ये कुंडलिया पूरी हो गई। तो उसमें शुरू की दो पंक्तियां दोहे की रहीं, और आखिर की चार पंक्तियां रोला की रहीं। और जो शुरू किया था हमने पानी से, कि पानी हूं या आग हूं, और खत्म भी हुआ कहीं है बहता पानी। मैं आपको एक गजल सुना देता हूँ, बड़ी उस प्रकार से है। तो लेकिन उससे पहले आपको चार मिसरे और सुनाता हूँ, फिर मैं गजल आता हूँ। हो भले छोटी, कहानी छोड़ कर जाना। क्या हो भले छोटी, कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना। क्या हो भले छोटी, कहानी छोड़ कर जाना, और सख्त पत्थर पर निशानी छोड़ कर जाना, और डूबना या पार जाना, हो तो ऐसा हो। कि डूबना या पार जाना, हो तो ऐसा हो, कि आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना। आंख में दरिया के पानी छोड़ कर जाना, हो भले छोटी, कहानी छोड़ कर जाना। और एक गजल के मैं आपको पांच सात शेर पूरी आपको गजल अपने मुकम्मल सुना देता हूँ जरा। बहुत पुरानी गजल है, लेकिन आपको शेर मुझे उम्मीद है पसंद आएंगे। मतला देखें, जो गजल का पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। कि अजब है दोस्त भी मेरा, मुझे पल पल हंसाता है। कि अजब है दोस्त भी मेरा, मुझे पल पल हंसाता है, और पता इसका कहाँ उसको, मुझे यूं भी रुलाता है। कि पता इसका कहाँ उसको, मुझे यूं भी रुलाता है। और शेर सुने, कि वही किस्सा पुराना है, नया कुछ भी नहीं इसमें। कि वही किस्सा पुराना है, नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको, वही चलना सिखाता है। कि वही किस्सा पुराना है,
नया कुछ भी नहीं इसमें, चलाया हर कदम जिसको वही चलना सिखाता है। और शेर खास तौर से मुलाजा करें कि अगर ले जा सको मौसम, वतन का साथ ले जाओ। कि अगर ले जा सको मौसम, वतन का साथ ले जाओ। कहाँ परदेस का मौसम कलेजे से लगाता है। कि अगर ले जा सको मौसम, वतन का साथ ले जाओ। कहाँ परदेस का मौसम कलेजे से लगाता है। और ये शेर भी मुलाजा करें कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम। कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम। यहाँ से कुछ चुराता है, वहां से कुछ चुराता है। कि कहाँ है गांव के जैसा तुम्हारे शहर का मौसम। यहाँ से कुछ चुराता है, वहां से कुछ चुराता है। और ये शेर खास तौर से बतौर खास कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी अब। कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी अब। और भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। कि भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। कि कहाँ चश्मा, कहाँ हुक्का, कहाँ अम्मा की गठरी अब। और भला इस दौर में कोई इन्हें रखता रखाता है। और नाजुक सा शेर कि तुम्हारी याद की खुशबू, तुम्हारी याद का मौसम। कि तुम्हारी याद की खुशबू, तुम्हारी याद का मौसम कभी मुझको जगाता है, कभी मुझको सुलाता है। कभी मुझको जगाता है, कभी मुझको सुलाता है। और गजल का आखिरी शेर जिसमें अपने मैंने तखल्लुस इस्तेमाल किया उसको मक्ता बोलते हैं। और कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब। कि कहाँ वो पाँव का छूना, कहाँ मिलना लिपट कर अब। बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है। बड़ा पागल है भूषण जो यही रटता रटाता है। अगर ले जा सको मौसम, वतन का साथ ले जाओ। कहाँ परदेस का मौसम कलेजे से लगाता है। क्या बात है सर, और बहुत खूब बहुत खूब। तो दोस्तों, आप भी कुछ ले जा सकते हैं इस एपिसोड को देखकर। और वक्त आ गया है कि मैं अपना पहला प्रश्न आपके सामने रखूं। और पहला प्रश्न यह है कि भारत भूषण आर्या जी की जो पहली प्रकाशित पुस्तक है, वो आपको उसका नाम बताना है। कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा है, अगर नहीं देखा है तो दोबारा देख लीजिए और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सर, आपसे एक बात और पूछनी है। ये थोड़ा सा सीरियस प्रश्न है। कई लोगों ने कहा कि आप इस बात को रखिए, पूछिए कि आजकल साहित्य के नाम पे बहुत सारे मंच खुल गए हैं। और उसकी एक खास बात देखी जाती है कि जो भी वहां जाता है वो अवार्ड ही लेकर के आता है। अब उसके साथ में एक बात ये भी जुड़ी हुई है कि पैसे दो और अवार्ड ले जाओ। मैं ये नहीं कहता कि सारे ही मंच ऐसे हैं, लेकिन हाँ, इसकी जो बहुलता कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा है। तो अवार्ड्स का जो एक क्रेज था, एक जो स्टेटस था, जो उसकी एक गरिमा थी, वो कहीं ना कहीं नीचे गिरती जा रही है। आमतौर पर लोग ये भी कहने लगे हैं सेटिंग एंड गेटिंग। तो ये समस्या है या अपॉर्चुनिटी है या और क्या है? आप तो शब्दों के जादूगर हैं। तो आप आम लोगों को समझाइए कि वो इसमें मन लगाएं, सीरियसली लें या इसे इग्नोर कर दें। नहीं आशीष जी, बहुत आपने ज्वलंत प्रश्न पूछा है। और सही मायने के अंदर यही काल से आंख मिलाना है जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, है ना। इसी को काल से आंख मिलाना कहते हैं हम। और कोई काल से आंख मिलाने का मतलब नहीं होता ये ज्वलंत प्रश्न को उठाना। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना। मैं जैसा आपने कहा कि मैं हर एक साहित्यिक संस्था के बारे में तो नहीं कहता, मैं भी नहीं कहता साहित्यिक संस्था के बारे में। लेकिन अगर हम अपने पीछे थोड़ा सा देखें, खुली आंखों से देखें, और जिन लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं, पुरस्कृत किए जाते हैं, और फिर अचानक मुंह से निकलते हैं, अरे उसको मिल गया पुरस्कार, हे राम, और वो रह गया, उसको नहीं मिला उसी विधा के अंदर। तो बस उसको मिल गया और उसको नहीं मिला, बस इसी के अंदर फर्क है कि कहाँ सेटिंग और गेटिंग रह गया और कहाँ पर दे दो
कुछ दे दो और कुछ पुरस्कार को हासिल कर लो। तो जब आपके मुंह से खुद ब खुद निकलता है, अरे उसको मिल गया और उसको नहीं मिला, तो इन दोनों के बीच के अंदर जो फर्क है वो अपने आप ही आपके सवाल का उत्तर है कि उसको कैसे मिल गया और वो कैसे रह गया, है ना। तो ये भी एक पुरस्कार जो जो प्राप्ति है, ये भी एक बड़ा एक क्या बोले कि एक सेटिंग और गेटिंग तो है, लेकिन हर एक नहीं है, हर एक जगह नहीं है ऐसा, लेकिन है। लेकिन जब जिसको मिलता है जो अयोग्य है, या जिस प्रकार का लगता है कि अयोग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लगता है कि जो शायद अभी उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, तो उनको मिल जाता है, या उनकी कृति को पढ़ने के बाद बाद में जब उनको मिलता है कि हाँ भाई वो पुरस्कृत कृति है, और जब उस पुरस्कृत कृति को बड़े ध्यान के साथ पढ़ा जाता है, कहते हैं अरे इस कृति के ऊपर उनको उसको पुरस्कार दिया गया है, इतने इतने हजार रुपयों का पुरस्कार दिया गया है, और उसको इतना महिमा मंडित करा गया है, तो कहीं जाके थोड़ा सा एक होता है। पर यही काल से आंख मिलाना है, ठीक है, ये भी समय है। तो दोस्तों, आपसे मैं दूसरा प्रश्न यह पूछूंगा कि भारत भूषण जी ने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं। तो आपने अगर यह एपिसोड ध्यान से देखा है, बातों को सही तरीके से कंसंट्रेट होके सुना है, तो प्रश्न आसान है। लेकिन अगर आप स्किप करके देख रहे हैं, हाफ हार्टेड होके देख रहे हैं, तो शायद ये प्रश्न मुश्किल हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, उन्होंने अब तक कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी प्रकाशित किताबें हैं, तो आपको उसकी संख्या बतानी है। सर, अभी हमें पता चला कि दोहा सम्राट डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी हमारे बीच नहीं रहे। जी। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का मुझे मौका मिला। उनसे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और आप से तो उनका पारिवारिक संबंध रहा है, आपने उनको बहुत अच्छे से जाना, देखा, जिया है। तो आप आर्या जी को, डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी को कैसे याद करते हैं, और जो आने वाली पीढ़ी है उनको आप कोई ऐसी जानकारी दें जो शायद हम सबों को नहीं पता है। डॉक्टर देवेंद्र आर्य जी मेरे साहित्यिक गुरु हैं, थे। जो भी कुछ मैंने लिखा पढ़ना सीखा, वो उन्हीं के कारण मैंने उनको लिखना पढ़ना सीखा। ये जो मेरी पुस्तक आई है, मिला काल से आंख, जो 7वीं पुस्तक है, वो भी उन्हीं की प्रेरणा से आई है। वो जब बीमार थे, तो काफी उसके बावजूद भी मुझको फोन करके मेरे को बोलते रहे, भाई तुम इसका तुम्हारी किताब आधी किताब हो गई है, इसको कब पूरी करो, उसको पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तो मैं तो उनको हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, कोई घंटा ऐसा नहीं जाता, कोई पल ऐसा नहीं जाता जहां मैं ना उनको याद करता हूँ। एक जब शख्स चला जाता है तो उसकी अहमियत क्या होती है, आज मैं मालूम कर रहा हूँ। तो मेरी तो वो शर्तें हैं। एक मूर्धन्य साहित्यकार है ना, विद्वान है, साहित्यिक गुरु हैं। मैं तो उनको पल पल याद करता करता हूँ उनको। और जो ये किताब, और मुझे देखा जाए, मैं उनकी किताबों को पढ़कर, उनकी किताबों को, उनकी डायरियों को पढ़ पढ़कर मैंने लिखना पढ़ना सीखा है। और आखिर तक, जब तक वो अपने 84 साल पूरे करने के बाद 12 मार्च को उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा, तब उससे एक दिन पहले तक हम लोग आपस में साहित्य के विषय में डिस्कस करते रहे। उसके ऊपर हम लोग एक एक शब्द को लेकर अपना अपना पक्ष रखते रहे, सब कुछ रखते रहे। मैं तो उनको बहुत बहुत याद करता हूँ। वो कलम के धनी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना करी है। उन्होंने विपुल साहित्य की रचना करी है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा दोहे लिखे हैं। उन्होंने कम से कम 300 350 गीत लिखे हैं। उन्होंने 1000 के करीब कुंडलियां छंद लिखे हैं उन्होंने। तो वो एक अजीम शख्सियत थे, हैं और रहेंगे। मेरा उनको शत शत नमन, शत शत प्रणाम। आज जो भी मैं थोड़ा लिख पाता हूँ, सिर्फ उन्हीं की वजह से, डॉक्टर देवेंद्र आर्य की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी का इंटरव्यू देखना चाहें, और आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में उस इंटरव्यू का लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ ही एक बहुत अहम बात, कि आजकल हम ओटीटी की भाषा को लेकर के, हिंदी सिनेमा की भाषा को लेकर के हम सब अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र आर्या जी ने बॉलीवुड के बारे में, हिंदी सिनेमा को लेकर के क्या कहा है, तो आप प्लीज उस इंटरव्यू को देखिए, आपको जानने को मिलेगा। जिन मुद्दों को आज आप उठा रहे हैं, उन्होंने करीब 1 साल पहले अपने इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सामने अपनी बात रखी है। सर, मौका आ गया है कि एक बार हम आपसे और एक कुछ मिश्रा शायरी सुने। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिलेरी टाइम्स जैसे मंच के ऊपर ये पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, इस गजल को।
कि आ, कि उसका मतलब ये है कि हमारा इश्क दुनिया से जुदा है, कि हमारा इश्क दुनिया से जुदा है, सभी ने जाने जा यही कहा है, कि हमारा इश्क दुनिया से जुदा है, सभी ने जाने जा यही कहा है। और शीर्ष ने कि बुलाते क्यों नहीं हो नाम से तुम, कि बुलाते क्यों नहीं हो नाम से तुम, हमारा नाम क्या इतना बुरा है, कि बुलाते क्यों नहीं हो नाम से तुम, हमारा नाम क्या इतना बुरा है। और शेर सुने कि सजाओगे कहाँ तुम सीनरी को, सजाओगे कहाँ तुम सीनरी को, हमारा घर किताबों से भरा है, हमारा घर किताबों से भरा है, सजाओगे कहाँ तुम सीनरी को, हमारा घर किताबों से भरा है। और ये शेर सुनो कि मियाँ डांटो समंदर को जरा तुम, कि मियाँ डांटो समंदर को जरा तुम, घड़ी भर को न चुपिए बैठता है, मियाँ डांटो समंदर को जरा तुम, घड़ी भर को न चुपिए बैठता है। और एक शेर ये भी सुनने कि कभी सुनना परिंदे को भी दिल के, कि कभी सुनना परिंदे को भी दिल के, न चेहरा देख कर ये बोलता है, कभी सुनना परिंदे को भी दिल के, न चेहरा देख कर ये बोलता है। और इसमें आखिर का शेर ये है कि सितारे चांद सूरज और क्या बस, कि सितारे चांद सूरज और क्या बस, तुम्हारे ताब की इनमें जिया है, कि तुम्हारे ताब की इनमें जिया है। ताब बोलते हैं सौंदर्य को और जिया मन रोशनी, क्या सितारे चांद सूरज और क्या बस, तुम्हारे ताब की इनमें जिया है। और बुलाते क्यों नहीं हो नाम से तुम, हमारा नाम क्या इतना बुरा है। क्या बात है सर, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपसे मैं तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, और ये प्रश्न भी भारत भूषण आर्या जी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि जो इनकी अभी जो लेटेस्ट जो पब्लिश्ड बुक है, जिसका नाम है मिला काल से आंख, उसकी कीमत क्या है। भारत जी ने खुद उसकी कीमत बताई है, इसी एपिसोड में बताई है। तो आप इसका भी उत्तर आप हमें दे सकते हैं ईमेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू भी। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है, आएगा ही, मैं डेट श्योर हूँ, तो आप इसे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको भारत भूषण आर्या जी का कौन सा शेर बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, क्या उससे जुड़ी कोई आपकी कोई कहानी है, याद है, तो वो भी आप हमें शेयर कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम कहीं ना कहीं उसका हम आपके नाम के साथ यूज करेंगे। तो सर, आपने हमें समय दिया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद करता ही हूँ। और सबसे अहम बात कि मैं ये भी भगवान से प्रे करता हूँ कि आपकी ये जो किताब है मिला काल से आँख, भारत ही नहीं विदेशों में भी एक एक आदमी तक पहुँचे। और ख़ास करके हम ऐसे दौर में जब हिंदी की बात तो करते हैं, हिंदी बोलने में हमें कठिनाई होती है, शर्म भी कई बार लोगों को आती है, अंग्रेजी वाला हिंदी वाला एक कम्युनिटी बनती जा रही है। तो ऐसे दौर में आपकी एक किताब लोगों को सिखाने के लिए, खुद में प्राउड फील कराने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार पुनः हम्म। हिलेरी जैसे चैनल पे आमंत्रित करने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद आपको देता हूँ, थैंक यू शुक्रिया, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिलरी टाइम्स, और आप देखते भी रहिएगा। और इस एपिसोड को ही नहीं, बाकी एपिसोड्स को भी आप अपनों के साथ शेयर करिएगा। और जिन प्रश्नों को पूछा गया है उनको याद से हमें ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार, अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन। और हाँ, जय हिंद।